नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे नागार्जुन द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान और फसल के बारे में। चलिए पहले जानेंगे उनके जीवन के बारे में। उनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन हिंदी कविता में उनका नाम नागार्जुन प्रसिद्ध रहा। उनका जन्म जिला दरभंगा बिहार में 1911 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1998 में हुई थी। उनके उपनाम है नागार्जुन हिंदी में, यात्री मैथिली में। उनको उपाधि दी गई है जन कवि और आधुनिक कबीर। वे प्रगतिशील धारा के जो कवि रहे हैं। चलिए अब जानेंगे उनके पुरस्कारों के बारे में। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक बार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में उत्कृष्ट कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में जानेंगे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि। उनकी छोटी छोटी कविताएं किसान, मजदूर, रिक्शा चालक, बस ड्राइवर आदि पर भी लिखी हैं उन्होंने। खुरदरी पैर नामक कविता में उन्होंने एक रिक्शा चालक की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने अपने सीधे तीखे व्यंग्य के कारण आधुनिक कबीर की उपाधि ग्रहण की है। कवियों ने उन्हें आधुनिक कबीर कहा है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से वे खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक कविता लिखी, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। उन्होंने ब्रिटेन की महारानी का स्वागत करने पर नेहरू की सीधी आलोचना की थी। इस प्रकार उनकी रचनाओं में जनसाधारण की बोलचाल की भाषा से लेकर साहित्यिक परिष्कृत भाषा का प्रयोग भी मिलता है। उन्होंने नए शब्दों का प्रयोग कर हिंदी भाषा के शब्दकोश में वृद्धि की है। चलिए अब जानेंगे उनकी पहली कविता यह दंतुरित मुस्कान। प्रथम काव्यांश है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़ कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मां ने माध्यम बनी होती आज। मुश्किल शब्दार्थ है। दंतुरित का अर्थ है बच्चों के नए नए दांत, मृतक मतलब मरे हुए, धूली धूसर धूल भरे, गात शरीर, अंग प्रत्यंग, जलजात जल में उत्पन्न फूल यानी कमल, परस स्पर्श पाषाण पत्थर, अनिमेष बिना पलक झपकाए लगातार देखना, माध्यम आधार। इसकी व्याख्या कवि कहता है, बच्चे के देख के छोटे बच्चे जिसके अभी नए नए दांत निकल रहे हैं, उसकी मुस्कान मरे हुए में भी जान डाल देती है। अर्थात मृत भावनाओं वाला कठोर हृदय का व्यक्ति भी बच्चे की मुस्कान को देखकर उससे आकर्षित हो जाता है। धूल से भरा छोटा सा मुस्कुराता बच्चा सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जिस घर में बच्चे की मुस्कान होती है, ऐसा लगता है मानो कि तालाब के जल को छोड़कर कमल झोपड़ी में खिल गया हो। मुस्कुराते बच्चे को स्पर्श पाकर उसकी खिलखिलाहट से कठोर हृदय भी जल जैसा शीतल बन जाता है। बच्चे को स्पर्श करने पर बबूल वृक्ष से भी शेफालिका के फूल गिरने लगते हैं। बच्चे की मुस्कान ऐसी लग रही है जैसे शेफालिका के फूल गिर रहे हों। तुम मुझे पहचान नहीं पाए क्योंकि मैंने इस अपरिचित बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा। वह मुझे बिना पलक झपकाए देखता रहा। बच्चे को खिलखिलाते देखकर कवि को लगा अब वह थक चुका होगा, अतः मैं आंख फेर लूं। पहली बार मैं उस मुस्कुराते बच्चे से परिचित ना हो सका, लेकिन उसकी माँ के माध्यम बनने पर मेरी जानकारी बच्चे से बढ़ी। मेरा परिचय बच्चे से माँ ने करवाया। चलिए दूसरे काव्य पे आते हैं। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य,
चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनकी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। शब्दार्थ है, इतर का अर्थ है दूसरा, मधुपर्क पंचामृत जैसे कि दही, घी, शहद, जल और दूध से बना होता है, जिसे हम देवता या अतिथि के सामने रखते हैं। बच्चे को जीवन में देने वाली आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार को कवि ने मधुपर्क का नाम दिया है। कनखी तिरछी निगाह से देखना, छविमान मतलब सुंदर। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि अगर बच्चे की माँ ने मेरा परिचय अपने बच्चे से ना करवाया होता तो मैं उसकी दंतुरित मुस्कान की मनमोहकता से अनजान ही रहता। इसलिए बच्चा और बच्चे की माँ धन्य है। मैं दोनों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस मुस्कान के दर्शन करवाए। मैं चिरकाल से विदेश में रहने वाला व्यक्ति हूँ के समान हूँ। जैसे विदेशी दूसरे देशों के लोगों से परिचित नहीं होते, वैसे ही अगर माँ ने अपने बच्चे से मुझे परिचित न करवाया होता तो मैं भी उसकी मनमोहक मुस्कान से परिचित ना हो सकता था। मैं दूसरा ही बना रहता, मैं उससे अलग ही रहता। बच्चा मुझे न जान सकता। मुझ अतिथि से तुम्हारा क्या संबंध रहा है। माँ के द्वारा जान पहचान करवाने पर भी मैं तुम्हारी मुस्कान के दर्शन पा सका। तुम्हारी माँ की उंगलियां हमेशा तुम्हें मातृत्व युक्त आत्मीयता देती रहती है। माँ के स्पर्श से ही तुम उसका मातृत्व पाते रहे हो। जब तुम तिरछी निगाह से मुझे देखते हो, मुस्कुराते हो, तो मेरी आंखें तुमसे मिलते ही मुझे तुम्हारी यह मुस्कान बहुत ही सुंदर लगती है। इस प्रकार हमने जाना कि कविता में कवि बच्चे और माँ की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। एक प्रवासी के टीस को व्यक्त करने की कोशिश की गई। शिशु अपने प्रवासी पिता को पहचानने में असमर्थ होता है। प्रवासी अपने घर से दूर होता है, घर की गतिविधियों में समय पर शामिल नहीं हो पाता है। बच्चे के जन्म की एक लंबी अवधि के बाद पिता के आने के कारण बच्चा उसे पहचान नहीं पाता है। इस पर पिता को टीस तो अवश्य होती है, किंतु इस परिस्थिति से वह समझौता कर लेता है। वह अपनी पत्नी और शिशु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है कि इन दोनों के कारण वो आज कठोर जीवन में सुख की अनुभूति प्राप्त कर रहा है। एक पिता का शुष्कता और जड़वता से मुक्त होना, एक प्रवासी सहानुभूति और प्रेम से रिक्त होकर अपने घर से दूर अपने परिवार के जीवन निर्वहन के लिए दुनिया की कठोरता को झेलते हुए हृदय शुष्क और जड़वत हो जाता है। ऐसे में बच्चे का खेलते हुए धूल धूसरित देह शरीर, बच्चे का अपने पिता का अपलक देखना और कनखियों से अपने पिता को खेलते हुए छेड़ना आदि जैसे क्रियाकलाप एक प्रवासी के हृदय की शुष्कता और जड़वता से मुक्त कराता है। चलिए अब जानेंगे उन द्वारा रचित कविता फसल के बारे में। प्रगतिशील धारा के समर्थक कवि होने के नाते उनकी रचनाओं में सर्वहारा वर्ग को सदैव ही स्थान मिला है। फसल कविता किसानों और मजदूरों को समर्पित करने वाली कविता है। फसल के उत्पादन में कवि ने व्यापक तौर पर देश में लगे किसानों मजदूरों के योगदान की संख्याओं में व्यक्त किया है। कवि ने फसल उत्पादन में लगे लोगों के हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है, इसे दर्शाने के लिए संख्याओं में गिनती की है, क्योंकि फसल किसी एक के मेहनत के बदौलत नहीं उग सकती। इसमें कई लोगों की मेहनत लगी रहती है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कवि ने संख्याओं का प्रयोग किया है। उनके द्वारा उनके योगदान की गरिमा अपनी है। नागार्जुन प्राय देश का भ्रमण किया करते। उन्होंने संसाधन के रूप में उपलब्ध प्रकृति और मानव का अवलोकन किया, जिनकी बदौलत हमें स्वाद, तृप्ति और पुष्टि मिलती है। यह कविता प्राकृतिक बनावट से अलग होने के कारण पैदावार में भी विभिन्नता होती है। देश एक ऐसे फसल का उत्पादन नहीं कर सकती, इसलिए पूरे देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। हमारे स्वाद, तृप्ति और पेट भरने के लिए फसल मीलों सफर तय करके हमारे पास आती है। कई क्षेत्रों की नदियों का जल और मिट्टी के उपजाऊ कण और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की मेहनत के कारण ही हमें अलग अलग तरह की फसलों द्वारा उत्पन्न पदार्थ हमें मिलते, हमारे स्वाद, तृप्ति और पेट भरने के लिए हमें प्राप्त होते हैं।
और मिट्टी के तत्व जो फसल को पोषण देते हैं वह नदियों के जल को सीधे पहाड़ों के सीने से चीरते हुए और रास्ते में कई नदियों से मिलते हुए हमारे खेतों तक आती है और हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। चलिए कविता का पहले काव्यांश के बारे को जानेंगे। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। मुश्किल शब्द जैसे ढेर एक बड़ी संख्या या मात्रा, कोटि मतलब करोड़, स्पर्श माने छूना, गरिमा मतलब महत्व, गुणधर्म माने प्रकृति। व्याख्या है, कवि कहता है कि फसल एक नहीं दो नहीं बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। मतलब सभी नदियां खेतों को अपने जल से सींचती हैं जिससे खेतों में फसल की पैदावार होती है। फसल एक नहीं दो नहीं अपितु लाखों लाखों करोड़ों करोड़ किसानों के हाथों की मेहनत का फल है। किसानों के हाथों के स्पर्श का गौरव ही फसल है। एक नहीं दो नहीं अपितु हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी द्वारा ही फसल की पैदावार होती है। चलिए अब आते हैं काव्यांश दूसरे पर। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ है संकोच है हवा की थिरकन का। मुश्किल शब्दों के अर्थ है, संदली मतलब खुशबूदार, रूपांतर मतलब बदलाव। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, कवि कहता है फसल क्या है, अर्थात फसल और कुछ नहीं नदियों के जल का जादू है। नदी के जल में सींच कर ही फसल पल्लवित होती है, किसानों के हाथों की मेहनत का वरदान है तथा भूरी काली खुशबूदार मिट्टी का गुण और विशेषता ही फसल है। सूरज की किरणें भी इसे विकसित करने में अर्थात बीज को अंकुरित करने में और पौधों में परिवर्तित करने में सहायक है। फसल अनुकूल हवा के प्रवाह का परिणाम है। इस प्रकार हमने जाना कि फसल के उत्पादन में अनेक मानवीय क्रियाएं शामिल होती हैं। इस देश के खाद्यान्न आपूर्ति में मेहनतकश किसान और मजदूरों की सहभागिता रहती है। अगर ये फसल उत्पादन से अपने हाथ खड़े कर दें तो देश की स्थिति चरमरा जाएगी। ये हमारे अन्नदाता हैं, इसलिए कवि इनकी महिमा और गरिमा को महत्व देते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।